चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर का सम मेजर इको सिस्टम्स, ये टॉपिक ये चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जब आप इकोसिस्टम का जिक्र आपने किया था, दैट वाज चैप्टर 11, तो आपने कहा था कि इकोसिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक्सचेंज मटेरियल्स विद ईच अदर एंड विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो वहाँ पे तो हमने किसी खास इकोसिस्टम को फोकस नहीं किया, हमने एक जनरल इकोसिस्टम क्या होता है वो डिस्कस किया, इकोसिस्टम के कंपोनेंट डिस्कस किए, फिर इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक के फर्दर जो है वो सब डिवीजन डिस्कस की। अब आज हम फोकस करेंगे कि हमारे पास जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें मेनली दो मेजर इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या डिस्कस करना है, सब मेजर इकोसिस्टम्स में हमारे पास दो तरह के मेन इकोसिस्टम्स हैं। एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, यानी पानी में एक्वेटिक इकोसिस्टम, और एक कहलाया जाता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अच्छा, एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक कहलाया जाता है टेरेस्ट्रियल। इकोसिस्टम। अब एक एमसीक्यूज यहाँ कवर हो रहा है हमारा कि इन दोनों में से, यानी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में से, इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। यानी आपके पास सवाल यह है कि विच वन ऑफ दीज टू इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, आइदर एक्वेटिक इकोसिस्टम आइदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। या आप कह सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज, दोनों ही स्टेबल हैं, या आप कह सकते हैं इन दोनों में से कोई भी स्टेबल इकोसिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दिस वन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। क्यों? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखें, एक्वेटिक इकोसिस्टम पानी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, तो पानी के अंदर एक तो सबसे पहली चीज है कि जो गर्मी है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो सडन वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है। अचानक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होती, आंधी तूफान मिट्टी इस तरह का कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है टेरेस्ट्रियल के मुकाबले में वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है, एक यूनिफॉर्म सडन क्लाइमेट चेंज नहीं होती यहाँ। अच्छा, फायर का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जाहिर सी बात है। टेरेस्ट्रियल में आपको धूप से, इसके अलावा धूल मिट्टी से आग लग जाए कहीं पर किसी जंगल में, तो इस तरह की सडन टेम्परेचर वेरिएशंस होती। तो टेरेस्ट्रियल और इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो स्टेबल इकोसिस्टम है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। और हमने डिस्कस भी किया था चैप्टर 11 में कि अगर कोई कहे कि सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम कौन सा होता है, तो वो हमने बताया था कि घर में मौजूद अगर एक एक्वेरियम, एक छोटा सा बाउल है जिसमें पानी और एक मछली है, वो ही सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम। वैसे अगर आप अपने आसपास देखें तो पॉन्ड इकोसिस्टम सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम है। अगर पॉन्ड का ऑप्शन होगा तो फिर आप पॉन्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर पॉन्ड के साथ आपको एक्वेरियम का ऑप्शन दिया हो तो फिर आप एक्वेरियम को स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम कंसिडर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी जो है वो फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? उनमें एक को हम कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक को हम कहते हैं मैरीन वाटर इकोसिस्टम। तो हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइड इनटू द वन इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, फ्रेश वाटर, और इसके अलावा द सेकंड वन वुड बी मैरीन वाटर इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन वाटर इकोसिस्टम की एग्जांपल्स भी हमें मालूम होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, तो वो हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हमारे पास अगर एग्जांपल है दैट विल बी रिवर, ठीक है, और उसके अलावा दैट विल बी स्ट्रीम्स, ठीक है, और पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, और अगर आप कहेंगे तो लेक्स, ये भी हमारे पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जब आप मैरीन वाटर की बात करते हैं तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। मैरीन वाटर में आपके पास जब आप बात करते हैं तो दैट इज ओशन, ठीक है, यानी कि समंदर, सी।
तो यहाँ पर हम लोग दो तरह का इकोसिस्टम, यानी जो हाइपरटोनिक वाटर है जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन, मिनरल कंसंट्रेशन बहुत कम है, वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आ जाएगा। और जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, अभी वो भी डिस्कस करनी कितनी परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन है, तो वो मैरीन वाटर इकोसिस्टम में आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब जब आप बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो फिर हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 हिस्सों में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहला अगर हम कहें तो दैट विल बी नोन एज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसके बाद सेकंड वन वुड बी नोन एज ग्रासलैंड ecosystem, and then third one would be known as desert ecosystem। 3 है हमारे पास मेन, फिर इसमें हम सवाना और टंड्रा भी ऐड करेंगे, वो कैसे ऐड करेंगे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। इनमें एक एमसीक्यूज आता है, विच वन ऑफ दीज is known as the bread basket of the world। ठीक है, या एक MCQ यूं बन सकता है, which one of these 3 ecosystem helps to fulfill the nutritional requirements of the human being। तो इंसान की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने वाला इकोसिस्टम कौन सा है, वो ग्रासलैंड है। ठीक है, यानी यहाँ पर अच्छा याद रखिएगा, जो किसान है अगर वो कभी काश्तकारी करेगा तो वो फॉरेस्ट या जंगल में नहीं जाएगा। ठीक है, गंदम उगाने या कुछ भी वो नहीं जाएगा, कहाँ, जंगल में, ना ही वो डेजर्ट में जाके जो है वो हल चलाएगा। तो ग्रासलैंड एक मॉडरेट नॉर्मल, अभी हम देखेंगे इनमें टेम्परेचर वगैरह के लिहाज से, तो एक नॉर्मल ह्यूमिडिटी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर, एक नॉर्मल एवरेज रेनफॉल होता है, तो इस लिहाज से। अच्छा, अगर हम डिस्कस करें ना फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें अगर हम कहें तो रेनफॉल कितना है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो होगा जहां एवरेज रेनफॉल मोर देन 70 सेंटीमीटर या 700 मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर कन्वर्जन कर रहे हैं मिलीमीटर। तो एवरेज रेनफॉल अगर किसी इलाके में 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और डेफिनेटली इतनी बारिशें होंगी तो वो फॉरेस्ट ही बन जाएगा, क्योंकि वहाँ प्लांट्स बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। इसके अलावा अगर एवरेज रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर है, साल में 25 सेंटीमीटर से कम एवरेज रेनफॉल या बारिश होती है, तो वो डेजर्ट कहलाया जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत कम होता है। और इसके अलावा अगर एवरेज रेनफॉल बिटवीन 25 to 70 है तो हम उसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो इकोसिस्टम को हमने यहाँ पे किस तरीके से कंपेयर किया और एवरेज रेनफॉल की मदद से, और यहाँ हमने इकोसिस्टम को फ्रेश वाटर मैरीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी अगर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो मैरीन होगा, और अगर कम होगी तो वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहलाया जाएगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम को स्टूडेंट्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम को फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर के अलावा भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लैंटिक वाटर, इसके अलावा लॉटिक वाटर और एस्टुअरीज। तो ये भी हम एमसीक्यूज के पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना आप एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो ये ज़रा गौर से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं लैंटिक वाटर की, तो बेसिकली लैंटिक वाटर वो होता है जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी वाटर। ठीक है, स्टेशनरी वाटर का मतलब है कि रुका हुआ पानी जो बहता नहीं हो, यानी रुका हुआ पानी। एग्जाम्पल क्या होगी बताता हूं। तो लैंटिक वाटर का क्या मतलब है, लैंटिक वाटर ऐसा पानी होता है जो फ्लो नहीं करता, जो बहता नहीं, तो हम स्टेशनरी वाटर कहेंगे। अच्छा, अब इसमें अगर आप कहते हैं पॉन्ड्स तो यस, अगर आप कहते हैं लेक्स तो यस, और आप कहते हैं अगर ओशियन तो भी यस। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ओशियन में लहरें बनती हैं। देखिए, लहर बनना हवा की वजह से, लहर बनना इज समथिंग डिफरेंट। बहना, फ्लो करना का मतलब होता है कि पानी अपनी एक डिस्टेंस कवर कर रहा हो, एक जगह से शुरू होकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नहीं होता यहाँ पे। तो लैंटिक वाटर यानी समंदर का पानी अपनी ही जगह
लहर बनती है उसमें, वो मूव, उसमें हरकत होती है, लेकिन वो लोकोमोशन या जिसे हम कहते हैं ना एक जगह एक डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशियन, इनको हम स्टेशनरी वाटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लॉटिक वाटर वो होता है जिसको हम कहते हैं रनिंग वाटर, ठीक है। अच्छा, वो जो बहता हुआ पानी है, जो फ्लो कर रहा होता है, वो हमारे लिए क्या है, वो रनिंग वाटर यानी कि लॉटिक वाटर कहलाया जाता है। अच्छा, अब उसमें कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? उसमें सबसे पहली एग्जाम्पल तो है रिवर, ठीक है। रिवर दरिया का पानी बहता है, और इसके अलावा आपके पास जो है ना वो स्ट्रीम्स, तो रिवर और स्ट्रीम्स जो है ना वो लॉटिक वाटर में आ जाती हैं। उसके बाद एस्टुअरीज किसे कहते हैं, या एस्टुएरियन प्लेस क्या होता है? एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है आपकी थ्योरी के, अगर आपने पास 5 ईयर देखे हो तो एस्टुअरीज या एस्टुएरियन प्लेस क्या होता है? द पॉइंट एट विच रिवर मीट्स ओशियन, ठीक है। यानी हमें ये बात मालूम है कि दरिया जो है ना अल्टीमेटली जितने भी दरिया हैं वो आते हैं और फिर समंदर में मिल जाते हैं, ठीक है। यानी दरिया का पानी समंदर में आके गिरता है। तो द पॉइंट एट विच, वो पॉइंट जिस जगह रिवर मीट्स ओशियन, यानी दरिया का पानी जब समंदर से जिस जगह मिलता है उस जगह को एस्टुअरीज कहते हैं। इसको आप डेल्टा कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, डेल्टा। और हम इसे उर्दू में कहते हैं संगम, ठीक है, संगम, जहां पे मिलाप हो रहा होता है, मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे यानी वो और हमने आपने चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस सेकेंड ईयर का आपने उसमें पढ़ा होगा कि देर आर सम फिशेस विच आर नोन एज ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स। तो ये भी आपका एमसीक्यूज कवर हो रहा है कि जो फिशेज हैं ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स विच हैव आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड टू देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, वो कहाँ पाई जाती हैं? तो आप कह सकते हैं एस्टुअरीज पॉइंट है जहां मीठा और खारा पानी, यानी रिवर मीठा, ओशियन खारा पानी मिल रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट के अलावा भी हमारे पास 2 और इकोसिस्टम है, सवाना और टंड्रा। अच्छा, जब आप सवाना की बात करते हैं तो सवाना के बारे में जो पहला पॉइंट है ये है कि आप बताते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रासलैंड एंड डेजर्ट इज नोन एज सवाना। कैसे? देखें स्टूडेंट, जब हम ग्रासलैंड की बात करते हैं तो ग्रीनरी हमारे जहन में आती है, ठीक है। और जब हम डेजर्ट की बात करते हैं तो एक बैरन एरिया या डेजर्ट लाइक एरिया जो जिसमें ग्रीनरी बहुत कम होती है, या जिसमें रेत होती है समझ लें, हम उसका जिक्र करते हैं। तो असल में सवाना वो आपने कभी अगर देखा हो कि अगर आप किसी ग्राउंड में जाते हैं जहाँ घास हो, किसी पार्क में जाते हैं तो कुछ जगह ग्रास बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सूख गई होती है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती है, जल गई होती है। लेकिन कुछ जगह पैचेस होते हैं जो बड़े ग्रीन होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। देखें, उस पार्क में माली होता है जो उसकी निगरानी करता है, और अगर वो कामचोर है तो उसने पाइप क्या किया, पाइप पानी का लाके कहीं एक जगह छोड़ दिया और खुद चला गया। अब पाइप जहां है उस जगह तो वाफिर मिकदार में बहुत ज़्यादा जो है ना वो पानी ग्रास को मिल रहा है और घास जो है ना वो ग्रीन है, लेकिन वो पानी इवनली पूरे के पूरे ग्राउंड में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जहां तक पानी नहीं पहुंच रहा वो इलाका क्या है, वो ड्राई हो चुका है। तो सवाना बेसिकली वो इलाका होता है जहां पे पैचेस होते हैं, ग्रीन पैचेस देन डेजर्ट एरिया, फिर ग्रीन पैचेस देन डेजर्ट। कहीं पर ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं, ठीक है, आपको हरा भरा नजर आएगा, कहीं पर आपको बिल्कुल ही सूखा जो है नजर आएगा, पानी नहीं होगा वहां पे। तो सवाना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। और यहाँ पे हम बताते हैं कि ये वो इलाका है कि जहाँ पे एवरेज रेनफॉल इज अबाउट 120 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज आप बोलेंगे कि 70 सेंटीमीटर से ज्यादा पर तो जो है वो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट बन जाता है, और आप यहाँ बोल रहे हैं एवरेज रेनफॉल इज अबाउट 120 सेंटीमीटर, बट लेकिन पूरी बात हम लिख रहे हैं बट अनइक्वल रेनफॉल। यानी होता यह है कि अगर कभी बारिश होती है तो वो 120 सेंटीमीटर तक हो जाती है, और किसी इलाके में अगर होती है तो खूब गरज चमक के साथ बारिश होती है, और किसी इलाके में नहीं होती तो बिल्कुल ही नहीं होती। यानी अनइक्वल रेनफॉल का मतलब है कि
बारिश किसी इलाके में बहुत ज़्यादा हो रही है और किसी इलाके में बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। तो जहाँ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं वो ग्रासलैंड जैसा दिखेगा, जहाँ नहीं हो रही वो डेजर्ट जैसा दिखेगा। और हम डेजर्ट और ग्रासलैंड की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं, ठीक है। और वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर इज़ अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टंड्रा। तो टंड्रा के बारे में बताते हैं, द मोस्ट टफ ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स, यानी तमाम इकोसिस्टम्स में सबसे टफ इकोसिस्टम जो है ना वो टंड्रा का है। अच्छा, रीजन क्या हो सकती है? टेम्परेचर इज between -57 डिग्री सेल्सियस टू मैक्सिमम ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। यानी आप जब बात करते हैं टंड्रा की, तो टंड्रा इज द मोस्ट टफ ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स एंड टेम्परेचर इज बिटवीन -57, यानी सर्दियों में टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और अगर जून जुलाई की जो गर्मियाँ होती हैं, शदीद तरीन गर्मियाँ, ठीक है, वहाँ टंड्रा का जो टेम्परेचर होता है दैट विल नेवर एक्सीड मोर देन 10, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर 10 से अबव कभी उस एरिया का कभी भी एक्सीड नहीं करता है। इसके अलावा सॉइल इज फ्रोजन, यह हम कह सकते हैं द टॉप सॉइल, ठीक है। अब क्या मतलब है टॉप सॉइल का? जो ऊपर की मिट्टी होती है, द टॉप सॉइल इज फ्रोजन, और हम उसके लिए इज नोन एज पर्मा फ्रॉस्ट, ठीक है। बुक में पर्मा फॉरेस्ट लिखा है, अगर करेक्शन नहीं हुई तो करेक्शन कर लीजिएगा। तो दैट विल बी नोन एज पर्मा फ्रॉस्ट। द टॉप सॉइल इज फ्रोजन, द टॉप सॉइल इज फ्रोजन, और हम कहते हैं नोन एज परमाफ्रॉस्ट। अच्छा, इतनी शदीद सर्दी -57 डिग्री सेल्सियस, तो होता है कि ज़मीन के अंदर भी नमी होती है, मॉइस्चर। तो इतनी इस टेम्परेचर पे -57 पे जो ऊपर वाली तह होती है, लेयर होती है, वो बिल्कुल पत्थर बन जाती है। यानी आपको मिट्टी निकालने के लिए उसे, जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज़ को तोड़ना पड़ता है, हार्ड सरफेस है उसको तोड़ना पड़ता है। तो द टॉप सॉइल इज फ्रोजन नोन एज पर्मा फ्रॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम डिस्कस करते हैं तो चूंकि टफ है, तो इसलिए इस ज़मीन में बहुत मुश्किल से प्रोड्यूसर्स ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और विंड ब्लोज एट 160 किलोमीटर पर आवर, यानी जिसे हम कहते हैं ना यख बस्ता हवाएं, तो बाज़ औक़ात इतनी शदीद हवाएं चलती हैं जो 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। तो ये जो है वो टंड्रा की कैरेक्टरिस्टिक या टंड्रा का जो एनवायरनमेंट हमने डिस्क्राइब किया है, विंड ब्लोज एट 160 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ सवाना को और टंड्रा को जो आपस में कंपेयर किया है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ओशियनिक जोन्स, ओशियनिक डेप्थ जोन्स डिस्कस करेंगे। और अब हम ये देखेंगे कि किसी भी ओशियन को हम दो मेन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। किसी ओशियन के जो दो मेन पार्ट्स हैं जिनमें हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले होता है नेराइटिक जोन, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज नेराइटिक जोन? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा स्टूडेंट। जब आप बात करते हैं डेप्थ जोन्स की, तो ये है साहिल समंदर, ठीक है, ज़मीन है, ये सारा ओशन है, पानी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अगर आप मौजूद हैं तो ये सी साइट है, मतलब शोर है, साहिल है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, डेप्थ समंदर की गहराई बढ़ती जाएगी। 1 मीटर, 2 मीटर, फिर 5 मीटर, 10 मीटर, फिर 50 मीटर, है ना, फिर 80, फिर 100, 150। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ओशियन अप टू द डेप्थ ऑफ 180 मीटर, अप टू द डेप्थ ऑफ 180 मीटर, ठीक है। यानी अगर गहराई
180 मीटर तक हो, समंदर की गहराई यहाँ से 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 50, 100, 150, 180 मीटर, तो अप टू द डेप्थ ऑफ 180 मीटर जो भी इलाका होगा, यानी ये जो रेड लाइन है ये हमने उस जोन को मेंशन किया है, तो ये सारा इलाका क्या कहलाया जाएगा? हम इस पूरे इलाके को नेराइटिक जोन कहेंगे। क्या कहेंगे? नेराइटिक जोन। यानी अप टू, अगर एमसीक्यूज बनेगा तो अप टू द डेप्थ ऑफ 180 मीटर एरिया इन द ओशियन इज नोन एज नेराइटिक जोन। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एमसीक्यूज है, बियॉन्ड 180 मीटर, 180 मीटर के आगे जितना भी एरिया होगा समंदर का, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे ओशियानिक जोन। ओशियानिक जोन। तो उसके आगे का सारा इलाका ओशियानिक जोन कहलाया जाता है। दो एमसीक्यूज हो गए। 180 मीटर तक नेराइटिक, 180 मीटर से आगे ओशियानिक जोन। ये हमने समंदर को डिवाइड किया हॉरिजॉन्टल एरिया में। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि अगर हम वर्टिकली डिवाइड करें, तो वर्टिकली डिवाइड हम इसको इस तरह करेंगे। अब अगर हम डिस्कस करते हैं ओशियानिक जोन को वर्टिकली डिवाइड करना है, तो अगर पानी की सतह से 200 मीटर की गहराई तक, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस एरिया अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर, तो ये 200 मीटर की डेप्थ तक जो भी इलाका होता है उसे हम यूफोटिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूफोटिक जोन। ठीक है। अच्छा, यूफोटिक जोन इज द एरिया इन विच लाइट कैन पेनिट्रेट, यहां तक लाइट पेनिट्रेट कर सकता है, कर सकती है। ठीक है। रोशनी, सूरज की रोशनी यहां तक आ सकती है। 180 मीटर के आगे 220 मीटर और ऐड हो जाएगा तो यूफोटिक है। लेकिन फिर दूसरा सवाल यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 200 मीटर तक यूफोटिक है, तो फिर 200 मीटर के नीचे जो एरिया है जिसमें लाइट नहीं पेनिट्रेट कर सकती, उसको हम क्या कहेंगे? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक लाइट नहीं पेनिट्रेट कर सकती, द एरिया विल बी नोन एज ए फोटिक जोन। हम उस एरिया को एफोटिक जोन कंसिडर करते हैं। ठीक है। 200 के नीचे जितना भी एरिया है वो एफोटिक जोन कहलाया जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो पानी है उसकी सतह से लेके अगर ये जो एनक्लाइन सरफेस है यहाँ तक अगर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, यानी अगर डेप्थ कितनी बन रही हो, ये चीज़ ज़रा देखिए, अगर डेप्थ बन रही है 2000 मीटर, सो 2000 मीटर डेप्थ का जो एरिया होगा दैट विल बी नोन एज बेथाइल जोन। ठीक है। जो एनक्लाइन सरफेस है, ये जो एनक्लाइन सरफेस यहाँ तक आ रही है, उसके बाद फिर यहाँ से टर्न होके वो बिल्कुल बॉटम फ्लैट बन जाता है। ठीक है। तो 2000 मीटर तक का एरिया बेथाइल जोन कहलाया जाएगा। और जब लास्ट में हम कहेंगे बॉटम ऑफ द ओशियन, ठीक है, सबसे लास्ट वाला एरिया 4000 मीटर, तो हम उसे अबैसल जोन कहेंगे। दैट विल बी नोन एज अबैसल जोन। तो 4000 मीटर तक का एरिया जो है वो अबैसल जोन कहलाया जाएगा। अब अगर हम यहाँ मेंशन कर दें कि ये वो एरिया है जहाँ तक जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट कर सकती है, तो ये वो एरिया होगा जिसमें लाइट कैन पेनिट्रेट sunlight. ठीक है। so that the sunlight can penetrate up to the part of this area। ठीक है। और इससे आगे जहां तक सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती वो आगे सारा डार्क एरिया कहलाया जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आपके पास नेराइटिक जोन और ओशियानिक जोन में सबसे मोस्ट फर्टाइल जोन कौन सा है, जहां प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी सब मौजूद हैं? तो उसका आंसर है नेराइटिक जोन। अच्छा, क्यों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेराइटिक जोन इज द मोस्ट फर्टाइल जोन बिकॉज, ठीक है, नेराइटिक जोन
is the most fertile zone due to the following reasons. ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. कौन कौन से रीजन्स है वो मैं यहाँ बता देता हूँ. देखें, नेराइटिक जोन इज द मोस्ट फर्टाइल जोन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. सबसे पहले अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ ओनली यूफोटिक जोन एग्जिस्ट. यानी नेराइटिक जोन में सिर्फ यूफोटिक जोन है, कोई एफोटिक जोन है ही नहीं. क्यों? क्योंकि 180 मीटर की डेप्थ तो वो है जहां तक सनलाइट 200 तक सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, तो यहाँ 180 मीटर की डेप्थ तक नेराइटिक है. तो नेराइटिक जोन इज द मोस्ट फर्टाइल जोन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. नंबर 1, ओनली यूफोटिक जोन एग्जिस्ट. ठीक है. और जो दूसरा पॉइंट है वो है अप वेलिंग प्रोसेस. अप वेलिंग प्रोसेस होता है जो नेराइटिक जोन को मोस्ट फर्टाइल जोन बनाता है. अब ये दो पॉइंट्स क्यों हम, अच्छा पहला तो हमें समझ में आ रहा है कि लाइट चूंकि बॉटम तक जा सकती है तो यहाँ पे मौजूद जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जो प्लांट्स होंगे, उनको लाइट की अवेलेबिलिटी की वजह से जो है ना, अच्छा इस एरिया में देखिए जमीन नहीं है. अब पौधा यहाँ सनलाइट तो आ रही है लेकिन यहाँ फाइटोप्लैंक्टन तो हो सकते हैं मगर प्रॉपर प्लांट्स नहीं होंगे. लेकिन यहाँ आपको प्रॉपर प्लांट्स भी बॉटम पे मिलेंगे, मिनरल्स उनकी रूट्स होंगी यहाँ और उनको मिनरल्स मिलेंगे. अच्छा, अपवेलिंग प्रोसेस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखें, अपवेलिंग प्रोसेस वो होता है जिसमें समंदर में जब हवाएं चलती हैं फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एरिया टू एक्वेटिक एरिया, तो जब हवाएं चलती हैं इस तरफ से, ठीक है, यानी यहाँ से हवाएं चलती हैं समंदर की तरफ, तो ऊपर का पानी जो है ना वो रिप्लेस होता जाएगा. उस पानी की जगह को कवर करने के लिए नीचे से जो है पानी वो शफल होकर ऊपर जाएगा. जब ऊपर का पानी पीछे की तरफ जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए नीचे पानी ऊपर आएगा. ये जो जमीन है, नीचे का पानी जब ऊपर आता है तो इस जमीन में हलचल होती है. एक्चुअल में अपवेलिंग प्रोसेस इज द मिक्सिंग ऑफ द मिनरल्स विद इन द सॉइल. जैसे किसान जमीन में हल चलाता है तो जमीन को जो है वो पलटाता है, ठीक है, प्लोइंग हम जिसको हम कहते हैं. तो वो प्रोसेस चूंकि यहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ वेलिंग जिसकी मदद से मिनरल्स मिक्स होते हैं और मिनरल जो है ना वो सरफेस पर आते हैं जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं. इसीलिए प्लांट्स यहाँ ग्रोथ ज्यादा करते हैं और प्लांट्स होंगे यानी प्रोड्यूसर्स होंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर पहुंच जाएंगे. ये तो सिंपल सी चीज है. तो दो रीजन थे. अब ओनली एफ यूफोटिक जोन एग्जिस्ट करता है नेराइटिक में और अपवेलिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसको मोस्ट फर्टाइल जोन हम कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमने इस चैप्टर के लिहाज से पढ़े भी हैं और यूँ समझ लें कि ये आपको जो है वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. ओशियन कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है, इस पूरी दुनिया में अगर हम 70% देखें, 70 to 75%, तो वो ओशियन जो है ना समंदर है उसमें, और 25 to 30% जो है ना वो टेरेस्ट्रियल एरिया. जनरली सी कंटेन 3.5% ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन. जो नॉर्मल ओशियंस है उनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन है, बट द रेड सी कंटेन 4.6%. सबसे ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन रेड सी में. ठीक है. एंड देन बाल्टिक सी कंटेन 1.2% सॉल्ट कंसंट्रेशन. सबसे कम सॉल्ट कंसंट्रेशन 1.2, सबसे ज्यादा 4.6, इन बिटवीन 3.5. तो एवरेज जो सी या ओशियन के अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो 3.5 है. वाटर ऑफ सी कम्स टू द कोस्टल सरफेस. अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो समंदर का जो पानी है वो कोस्टल या ऊपर की तरफ जब मूव कर रहा होता है तो बाय द एक्शन ऑफ विंड तो उसको क्या कहते हैं, अपवेलिंग कहते हैं. ठीक है. हॉरिजॉन्टली अगर हम डिवाइड करते हैं सी यानी ओशियन को तो एक नेराइटिक और ओशियनिक है. 180 मीटर तक नेराइटिक है, उसके आगे वाला 180 मीटर से अबव से आगे डेप्थ का जो है ओशियनिक है. नेराइटिक जोन मोस्ट प्रोडक्टिव या फर्टाइल जोन है. वर्टिकली सी को डिवाइड करते हैं, यूफोटिक है, बेथाइल है और अबैसल है. 200 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर. ठीक है. अच्छा, सी फ्रॉम द सरफेस अप टू 200 मीटर यूफोटिक हो गया, 2000 मीटर तक बेथाइल हो गया, हम पढ़ चुके हैं. 2000 मीटर से जो नीचे है अप टू 4000 मीटर तक जो हम बताते हैं वो अबैसल है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फॉरेस्ट इस दुनिया में 35 to 40% पार्ट जो है ना इस दुनिया का वो फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है. पाकिस्तान में 6% एरिया फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है. ठीक है. और इसके अलावा जो है 3 तरह के फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन
ठीक है, कॉनिफेरस एवरग्रीन जिसे आप कहते हैं, और टेम्परेट डिसाइडस जो बेसिकली जिसमें ऑटम के सीजन में, डिसाइडस का मतलब होता है शेड होना, तो ऑटम के सीजन में लीव जो है ना शेड ऑफ होते रहते हैं। 85% ऑफ द लिविंग स्पीशीज, यानी बर्ड्स की जो लिविंग स्पीशीज हैं 85% वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रासलैंड दुनिया का 19% जो एरिया है वो ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड को हम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्यों कहते हैं हम पढ़ चुके हैं। डेजर्ट ऑक्यूपाइज 17%, यानी दुनिया का 17% पार्ट जो है ना वो डेजर्ट है। सहारा सबसे हॉट और सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका में, और गोबी डेजर्ट जो है ना मंगोलिया चाइना में कोल्डेस्ट डेजर्ट कहलाया जाता है। ठीक है, काफ़ी डेजर्ट के मुकाबले में सबसे कम टेम्परेचर गोबी डेजर्ट में होता है। और पाकिस्तान में 3 तरह के डेजर्ट्स हैं, एक थर, एक है थल, ठीक है, और एक है चोलिस्तान। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो इस चैप्टर के साथ हमने ऐड कर लिए। होपफुली स्टूडेंट आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने सब मेजर इकोसिस्टम्स में पहले 2 एक्वेटिक और फिर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक की फर्दर टाइप्स एग्जाम्पल के साथ, मैरीन की फर्दर टाइप एग्जाम्पल के साथ, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, फिर हमने लेंटिक, लॉटिक एस्टुअरीज, सवाना और टंड्रा का डिस्कस किया हमने टॉपिक। उसके बाद हमने ओशियन, ओशियानिक जोन डिस्कस की, और ओशियानिक जोन्स की डेप्थ जो भी एरिया है वो डिस्कस की। और उसके बाद हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के जो की पॉइंट थे वो हमने इसको डिस्कस किया। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 12 सब मेजर इकोसिस्टम्स कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह अब हम लोग जो है वो अगले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जो आप